बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम गाइस। तो स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। मतलब कि ये जो आपको नज़र आ रहा है, यानी कि ये मेन चीज़ें हम जो डिस्कस करने हैं, ये जो आपको नज़र आ रही है इस आउटलाइन के मुताबिक ये हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं स्लाइड्स के ऊपर, इनके बारे में जो है डिस्कस। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो हम चीज़ें आज देखने वाले हैं वो हमारे पास बेसिकली यानी कि ये हमारे पास आपको जो प्रोजेक्ट स्पेक्ट्रम क्या था। तो आज हम जो है सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट स्पेक्ट्रम मतलब कि किन किन फेजेस कौन कौन से लोग जो है कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते वक्त। तो उसमें बेसिकली 4 चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले हमारे पास पीपल आते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट होती है और उसके बाद प्रोसेस और प्रोजेक्ट होता है। अब पीपल क्या था, सिंपल सी बात, आपको इन सारी चीज़ों को पता कर, लेकिन मैं थोड़ा सा लिंक देखेंगे जब इकट्ठी आएंगे तो इनमें क्या डिफरेंस है वहाँ आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो सबसे पहले लोग मतलब कि जो लोग इन्वॉल्व होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं। वो उसमें जो है टीम लीडर हो सकता है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर टीम हो सकती है और स्टेक होल्डर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है जो सॉफ्टवेयर में इन्वॉल्व होंगे वो हमारे पास पीपल आ जाएंगे। उसके बाद प्रोडक्ट आ जाती है। प्रोडक्ट क्या आती है? प्रोडक्ट मतलब कि जो चीज़ आपकी बन चुकी होती है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। मतलब जो चीज़ कंप्लीट होकर जो है जा चुकी होती है उसको कहते हैं प्रोडक्ट, जो चीज़ बन चुकी होती है। और फिर प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है आपको फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड कराता है। फ्रेमवर्क जैसे कि आपने कोकोमो मॉडल वगैरह यानी कि आप इस स्पायरल मॉडल वगैरह इस तरह के मुख्तलिफ मॉडल वगैरह वो आपने देखे कि मतलब वो काम कैसे करना है, प्रोसेस क्योंकि कौन सी एक्टिविटी कौन कौन से टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं वो हमारे पास प्रोसेस होता है। फिर प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। मतलब कि जो आपका प्रोसेस चल रहा था मतलब कैसे के काम वो आपका जो है प्रोजेक्ट ऑन गोइंग प्रोसेस को प्रोजेक्ट कहते हैं। मैं आपको इनको एक बार फिर मेन जो डिफरेंस होता था पीपल, तो आपको सिंपल पता चल रहा है कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो पीपल आ गए। उसको प्रोडक्ट वो जो आप चीज़ आपकी जो कंप्लीट बन चुकी होती है चीज़ वो आपकी प्रोडक्ट होती है। प्रोसेस क्या होता है? जो फ्रेमवर्क आप फॉलो करें, जिस मेथड से चाह रहे हैं, कैसे जिस काम कर रहे हैं वो आपका यानी कि वो प्रोसेस मतलब फ्रेमवर्क जो होता है आपको प्रोसेस होता है। जबकि ऑन गोइंग जो प्रोसेस होता है उसको आप प्रोजेक्ट कहते हैं। तो इन सारे सब में ये डिफरेंस हम 1 बाय 1 सबको जो है वो देखते हैं डिटेल के साथ। सबसे पहले हमारे पास स्टेक होल्डर पेपर के 3 टाइप्स हमने देखे, उनको 1 बाय 1 देखते हैं। तो स्टेक होल्डर कौन से? स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं वो मतलब कि जो किसी ना किसी वे से प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व, जो फ़ायदा या नुकसान होने वाला था किसी ना किसी वे से उसमें इन्वॉल्व होता है प्रोजेक्ट में, वो आपका स्टेक होल्डर होता है। स्टेक होल्डर मैं फिर रिपीट करता हूँ, स्टेक होल्डर वो लोग हैं जिनको किसी ना किसी किस्म से इनके फ़ायदा या नुकसान होने वाला था उस प्रोडक्ट वगैरह से। तो सबसे पहले हमारे पास सीनियर मैनेजर्स आ जाते हैं। उसके बाद यानी कि जो इन्वेस्टर वगैरह भी होते हैं सब कुछ जैसे कि सीनियर मैनेजर हो सकते हैं, प्रोजेक्ट टेक्निकल मैनेजर यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास प्रैक्टिशनर्स आ सकते हैं, कस्टमर्स और एंड यूज़र। अब इनमें क्या डिफरेंस है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले सीनियर मैनेजर आपको पता है कि टॉप लेवल जो मैनेजर वगैरह होते हैं उनको कहा जाता है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर्स वो होते हैं जो ओवरऑल जो किसी भी प्रोजेक्ट वगैरह को उनके देख रहे होते हैं। मैं आपको सिंपल रियल लाइफ चलो रियल एग्जाम्पल का वैसे ही समझ लें। तो सीनियर मैनेजर्स वो होते हैं जो टॉप लेवल पे होते हैं, जो सिर्फ जिनको फ़ायदा नुकसान का तल्लक होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर वो होते हैं जो काम को देख रहे हैं कि ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है उसको देख रहे होते हैं। तो उसके बाद प्रैक्टिशनर्स कौन से होते हैं? प्रैक्टिशनर्स वो लोग होते हैं जो उनके पास टेक्निकल यानी कि स्किल्स होती है। मतलब जो सॉफ्टवेयर वगैरह जो टीम होती है जो काम कर रहे होते हैं, बेसिकली जो सॉफ्टवेयर वगैरह जो प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे होते हैं वो आपके प्रैक्टिशनर्स होते हैं। उसके बाद कस्टमर्स होते हैं जो किसी भी कंपनी से कोई भी सॉफ्टवेयर बनवा रहे होते हैं। एंड यूजर वो होते हैं जो उस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब कि कस्टमर और एंड यूजर में थोड़ा डिफरेंस करता चलो। तो यानी कि कस्टमर्स वो होते हैं जैसे कि आप अगर कोई हमारे पास समझ लें कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में मुख्तलिफ कैंपस हैं जैसे कि लाहौर कैंपस है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में यानी कि उसने IS जो है वो बनवाया था। जब वो उसने बनाया था वो एक कस्टमर था, लेकिन हम जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात लाहौर कैंपस वाले या कोई भी इस तरह यानी कि मुख्तलिफ जो कैंपस वाले हैं अब वो IS को यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है वो एंड यूज़र्स होते हैं। मतलब कि कस्टमर्स वो होता है जो सॉफ्टवेयर वगैरह कोई प्रोडक्ट बनवा रहा था और एंड यूज़र होता है जो उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे टीम लीडर्स आया था। सेकंड हमारे पास पीपल जो है वो टीम लीडर था। टीम लीडर कौन सा? आप टीम
लीडर का सिंपल सा कंसेप्ट है, मतलब वो मोटिवेटर होना चाहिए। मोटिवेटर वो कैसे होना चाहिए, ऑर्गेनाइजर होना चाहिए और आइडिया और इनोवेशन भी उसके पास होनी चाहिए। अब मोटिवेटर कैसे होना चाहिए कि कोई मुफ्त अगर लोगों को वो मोटिवेट नहीं करेगा तो लोगों को ठीक तरह से काम नहीं करें, टीम को उसको मोटिवेट करना आना चाहिए। मतलब कि अगर उनको टीम को कहना चाहिए कि अगर आप ये काम करो आपको जैसे बोनस वगैरह देते हैं, बोनस वगैरह जो देते हैं वो बेसिकली टीम किसी को मोटिवेट ही कर रहे होते हैं, किसी शख्स को मोटिवेट कर रहे हैं। इस तरह बहुत सारी मोटिवेटेड के मेथड्स होते हैं। तो देखिए अगर कोई बंदा काम कर रहा है और उसको वो लीडर कहते हैं कि आप काम ठीक नहीं करते, ऐसे कैसे वैसे उसको डांटता है, तो वो पहले से भी काम ठीक नहीं करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल अफ्रीका में एक दरख्त था, सिंपल ये आपको यहाँ कहा जाता है कि एक अफ्रीका में एक दरख्त था, उसको लोग वो सारे बैठ के बुरा भला कहते थे। एक टाइम हुआ कि वो सूख कर गिर गया। अब सिर्फ वो दरख्त कोई बुरा बुरा कहने से वो सूखा गया, तो फिर तो इंसान है। तो इसी तरह अगर कोई काम ठीक भी कर रहा है उसको गलत कहेगा टीम लीडर, तो वो काम ठीक नहीं करेगा, मेहनत से कर रहा है। तो इसीलिए जो टीम लीडर वो मोटिवेटेड होना चाहिए, मतलब कि उसको मोटिवेट करना आना चाहिए कि कैसे, मतलब कि अगर उनको टी ब्रेक वगैरह उसको देनी चाहिए, उसको जो काम अच्छा कर उसको शाबाश देनी चाहिए, उसको प्रमोशन वगैरह करनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। और उसके बाद आइडिया और इनोवेशन वगैरह उसके पास, मतलब कि वो ये नहीं कि टीम लीडर के पास अगर आइडिया या इनोवेशन वगैरह कोई नई चीज़ लेकर यही नहीं आएगा, अगर उसके पास कोई नई चीज़ नहीं, वो पुरानी बातें करता है कि सब कुछ, तो फिर भी वो टीम लीडर अच्छा नहीं हो सकता। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको इसको रीड आउट कर चीज़ें आपको क्लियर होंगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको करनी आनी चाहिए, मैनेजरियल आइडेंटिटी होनी चाहिए, अचीवमेंट मतलब कि रिवार्ड इनिशिएटिव होना, इन्फ्लुएंस एंड टीम बिल्डिंग होना चाहिए। टीम बिल्डिंग क्या होता है, टीम बिल्डिंग मतलब कि उसको कम्युनिकेट भी करना आनी चाहिए। अगर उसके इशारे से लोग समझ जाएंगे, अगर गुस्से में तो उसके माइंड को देखकर लोग समझ जाएंगे कि ये आपको हमने कोई गलत काम किया, ये वह उसको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अगर वो मुस्कुराए उसके चेहरे से उसको लोगों को पता चल जाए कि ये यानी कि आप हमने अच्छा काम किया इसलिए इतना खुश है, तो उसके कम्युनिकेशन से पता चल जाने, मतलब उसके अंदाज से पता चल जाने कि टीम लीडर कि हमने यानी कि टीम को पता चल जाए कि किस तरह की है। उसके बाद हमारे पास जो सॉफ्टवेयर टीम होती है, सॉफ्टवेयर टीम यानी कि आप सॉफ्टवेयर टीम कैसे आपको जो है मैंने आपको बताया था लाइन ऑफ कोड, कोको मॉडल वगैरह बताए थे। तो उसमें बेसिकली क्या चीज़ बताई, हमने दो चीज़ें देखी थी। एक जो हम कोको मॉडल वगैरह के थ्रू क्या कहते हैं, एक तो हम जो फाइंड करते हैं एफर्ट मतलब कि कितने लोगों हमें रिक्वायर्ड है कोई भी चीज़ बनाने, प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, और दूसरी कितनी उस पर कॉस्ट वगैरह आएगी। तो बेसिकली हम उसी के मुताबिक क्या देख रहे थे, सॉफ्टवेयर टीम मतलब कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, क्या उसकी क्वालिटी वगैरह यानी कि डिफ़िकल्टी हमें कितनी आएगी, उसके मुताबिक जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी टीम के लोग कितने मेंबर्स हैं, उसके बाद लाइंस ऑफ कोड वगैरह कितना होगा, मतलब कितना बड़ा प्रोजेक्ट वगैरह बनाओ, वो सारी चीज़ें देखें कि टीम हम सॉफ्टवेयर टीम के ही देख लेंगे। उसके बाद कितना टाइम लगेगा, कितनी उसकी डिग्री हाई लो कितनी डिग्रीज होगी, उसको क्वालिटी और रिलायबिलिटी कितनी, डिलीवरी रिजिडिटी मतलब कि फिक्स टाइम के ऊपर जो हमें कोई भी सॉफ्टवेयर। उसके बाद कम्युनिकेशन वगैरह जो है कितनी है, मतलब कि ये तो नहीं है कि वो जो हमने लोग यानी कि जो टीम वगैरह बनाई हुई है वो आपस में लड़ रहे हैं कि उनकी कम्युनिकेशन आपस में कितनी है, क्या उनका अच्छा रिलेशन है या नहीं है। अगर उनका अच्छा रिलेशन नहीं है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर अच्छा रिलेशन है तो टाइम कम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो इसमें इंक्लूड होती हैं। तो उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर यानी कि यहाँ हमारे पास तीन चीज़ें हो गई, डेमोक्रेटिक, डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज, और ये उसके बाद यानी कि डिसेंट्रलाइज और कंट्रोल्ड सेंट्रलाइज। तो ये चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, फिर एक बार रिपीट करें, यानी कि ये चीज़ें न्यू आई है। डेमोक्रेटिक, डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज मतलब एक जगह से कंट्रोल, डिसेंट्रलाइज मतलब मुख्तलिफ जगह से कंट्रोल करना। अब डेमोक्रेटिक से डिसेंट्रलाइज ये होता है कि इसमें जो लीडर होता है वो परमानेंटली नहीं होता, मतलब कि वो रोटेशनल होता है। रोटेशनल कैसे होता है, मतलब कि देखें हर एक टास्क के लिए डिफरेंट जो है वो जो मैनेजर्स जो होते हैं, जो लीडर्स जो होते हैं वो हायर किए जाते हैं। मतलब कि एक टास्क के लिए एक लीडर जो होगा, दूसरे टास्क के दूसरा लीडर होगा, तीसरे टास्क के तीसरा, तो चौथे के चौथा, इस तरह मुख्तलिफ लीडर जो होते हैं। तो आप इसमें फ़ायदा क्या होता है, ये फ़ायदा यही होता है रोटेशनल होने का, मतलब कि आपको अगर एक टीम लीडर छोड़कर किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाता है तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम कैसे होती है, मतलब उसके पास डाटाबेस होती है, सारा कंसेप्ट होता है कैसे काम हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसीलिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब कि मुख्तलिफ हर टास्क के लिए, हर एक्टिविटी के लिए लहदा जो है वो काम है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हर एक आदमी को इसमें खर्चा भी ज़्यादा था, दूसरा हर एक आदमी को बार बार एक्टिविटी जो है वो देखनी पड़ती है। हर एक जो स्टार्टिंग से क्या होगा लास्ट तक क्या हो रहा है एक दूसरे को वो बताना पड़ता है कि कितना काम होगा, कितना रह गया, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। हर एक का अपना अपना फ़ायदा और नुकसान होता है कि यानी कि मुख्तलिफ मैं इनमें से अच्छी और बुरी मैं कोई भी नहीं कह रहा कि कौन सा यानी कि जो टेक्निक है वो अच्छी है या बुरी है, ये डिपेंड करती है किस तरह का टास्क है। तो सिंपल डेमोक्रेटिक में ये होता है कि ये रोटेशनल जो होता है लीडर वगैरह, मतलब कि वो परमानेंटली नहीं होता, वो टास्क के हिसाब से होता है, हर एक टास्क के लिए लहदा जाता है वो लीडर्स वगैरह होता है। कंट्रोल डिसेंट्रलाइज तो मतलब एक हायर लेवल जो है वो होता है, इसमें जो हायरार्की
बढ़नी होती है, मतलब कि जो एक टॉप लीडर होता है उसके पास जो दूसरे लीडर्स होते हैं वो सब टास्क वगैरह को परफॉर्म कर रहे हो, तो कंट्रोल सेंट्रलाइज में वर्टिकली सब कुछ हैंडल हो। ये सारी इन दोनों में क्या डिफरेंस है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि पैराडिम्स, ऑर्गेनाइजेशन, 4 ऑर्गेनाइजेशन पैराडिम्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए 4 पैराडिम्स मतलब स्ट्रक्चर वगैरह था, किस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। अब इसमें क्लोज पैराडिम आ जाती है, रैंडम पैराडिम आ जाती है, ओपन पैराडिम आ जाती है और उसके बाद सिंक्रोनस पैराडिम आ जाती है। तो अब इन ये क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको कोकोमो मॉडल में आपको मुख्तलिफ कोकोमो के टाइप्स बताए, सेमी डिटैच, अटैच्ड, वो आपको 3 टाइप्स वगैरह बताई थी। तो वो उनमें क्या था, यानी कि उसमें यही आपको बताया था कि कुछ में ओल्ड काम होता है, कुछ में न्यू टेक्नोलॉजी, आप यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी पे यूज़ करें तो आपने किस चीज़ को फॉलो करना। अगर आपके पास ओल्ड किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम का किस टेक्नोलॉजी, सेमी डिटैच, अटैच, जो भी आपको बताया था वो आपको क्लियर होंगे मुझे उम्मीद है। तो अगर नहीं भी तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। तो क्लोज पैराडिम क्या था, क्लोज पैराडिम में वही था कि ट्रेडिशनल, मतलब कि इसमें जो पुराना का पुराना काम होता है वही सारा जो है इसमें इंक्लूड है, कोई नई चीज़ इसमें क्लोज पैराडिम में न्यू चीज़ कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। रैंडम पैराडिम में ये होता है कि इसमें न्यू इंडिविजुअल लोग काम करें, इसमें इनोवेशन आने के ज़्यादा चांसेस है, न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह के ऊपर काम हो रहा है। ओपन पैराडिम में दोनों हो, क्लोज और रैंडम दोनों, यानी कि इसमें ओल्ड काम होता है और न्यू काम वगैरह भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। और सिंक्रोनस पैराडिम में ये होता है कि जो मैं अभी आपको बताया कि कम्युनिटी जो लोग हैं वो काम जो कर रहे हैं क्या उनमें कम्युनिकेशन वगैरह जो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो रही, यानी कि जो आउटसाइडर वगैरह जो ग्रुप में सब ग्रुप वगैरह उनके बाद कम्युनिकेशन करने का ठीक है या नहीं, ठीक नहीं होगा तो वो काम कर ही नहीं पाएगा, कम्युनिकेशन अच्छे वो ठीक कर काम, ये सारी चीज़ें थी। मजीद हम आने वाले ट्यूटोरियल में ये सारी चीज़ें जो डिस्कस वगैरह समझ लें। वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।